शून्यकाल श्री अशोक कुमार यादव। सभापति महोदय, मधुबनी लोकसभा अंतर्गत दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित अहिल्या स्थान ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। कथाओं के अनुसार माता अहिल्या गौतम ऋषि के पत्नी तथा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। हिंदू परंपरा में इन्हें सृष्टि के पवित्रतम 5 कन्याओं में एक गिना जाता है और इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से इसी स्थान पर भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया और तत्पश्चात ईशान कोण से चलकर वे ऋषि विश्वामित्र के साथ विदेह नगरी जनकपुर पहुंचे, जहां इस पौराणिक स्थल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। वहीं 2013 में ही इस स्थल को पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है। तथापि वर्षों से पुराने मंदिर वहां अवस्थित है, वो जीर्ण अवस्था में है। मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि वहां पर जो मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है और जीर्ण अवस्था में है, उसको जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। ऐसा सरकार से मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं, जब यूक्रेन के सिचुएशन पर चर्चा के लिए इन लोगों ने पूछा था, डिटेल में चर्चा हो गया है और माननीय हरदीप सिंह पुरी जी जो पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने इंटरव्यू करते हुए भी पूरा डिटेल में उत्तर दिया है। और इन लोगों ने ही पूछा था, मांगा था कि यूक्रेन पर चर्चा हो जाए। इसमें इंटरव्यू होते ही पेट्रोलियम मंत्री डिटेल में उत्तर दिया है और अभी माननीय विदेश मंत्री उत्तर देने जा रहा है। इन लोगों को चर्चा नहीं चाहते हैं क्या? इन लोग चाहते हैं क्या? कृपया मैं अपील करता हूं, आई अपील टू देम, काइंडली पार्टिसिपेट इन द डिबेट। ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वुड लाइक टू रिप्लाई इन डिटेल, काइंडली लिसन टू द रिप्लाई, दिस इज माय अपील। श्रीमती गीता कौड़ा जी बोल रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत चकंदरपुर रेल मंडल में पिछले 2 वर्षों से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर लोकल ट्रेन, डीएमयू एवं ईएमयू ट्रेनों का परिचालन रेलवे मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार इस्पात एक्सप्रेस, टाटा अनुकूलम, शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस भुवनेश्वर, संबलपुरी, टाटा ईएमयू बिलासपुर, ये आदि ट्रेनें बंद है अध्यक्ष महोदय। और आम जनों का रेलवे बोला जाता है, लेकिन इस ट्रेनों का परिचालन भी बंद है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आपने पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ा दिया है। आम जनों के साथ आखिर आप न्याय कब करिएगा? पेट्रोल डीजल का दाम भी कम किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास की ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि विदित है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस में छूट के साथ ही आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं को यह सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई। महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले अधिकतर छात्र और युवा ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। इन्हें स्वयं को वर्तमान की कड़ी प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के लिए अपने आप को तैयार करने में ज्यादा समय देना पड़ता है और जब तक प्रतियोगी अपने आप को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर पाते हैं, तब तक आय की सीमा के कारण परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के प्रतियोगियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रदेशों ने, जैसे गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सेवाओं में इस वर्ग के छात्रों की प्रतियोगिताओं में 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। अतः मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में प्रतियोगी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से
आग्रह करता हूं कि देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए श्री रंजीत देश सिन्हा निम्बालकर और जी। सभी प्रदेशों में ऐसे प्रतियोगियों की आय सीमाओं फीस में छूट प्रदान करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। श्री रंजीत सिन्हा निम्बालकर जी। श्री दिनेश चंद्र यादव जी। जी अरे ये शुरू हुई है, मेरा माइक शुरू हुआ है। आपका माइक। निर्माण में कोसी नदी पर 13.3 किलोमीटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 10.1 किलोमीटर पुल एवं पूर्वी बकौर के तरफ से 2.1 किलोमीटर एवं पश्चिमी भेजा के तरफ से 1 किलोमीटर अप्रोच का निर्माण होना है। इस निर्माणाधीन पुल क्षेत्र में 14 पंचायत अवस्थित है, जिसकी आबादी लगभग 1,75,000 है। इसके बीच कई अन्य पथ भी हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, जिसके बीच कोसी नदी भी है। उक्त लंबे पुल के बीच कहीं भी पुल के ऊपर चढ़ने एवं उतरने की सुविधा नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस लंबे पुल के बीच आबादी में बने पथ से जोड़ने के लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। इसी कोसी नदी पर अप स्ट्रीम भपटियाही में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन पथ पर एवं रेलवे लाइन पर 1.9 किलोमीटर पुल बना है। माननीय मंत्री जी कई बार कह चुके हैं गडकरी साहब कि आम लोगों को विकास से जोड़ना है। ऐसे में 14 पंचायत के 1,75,000 लोगों को छोड़ देना विकास यात्रा के विपरीत है। आग्रह है कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा मिले, इसलिए जनहित में इस लंबे पुल के बीच 100 नंबर के पिलर के सामने पुल पर आने जाने की सुविधा सरकार दिलाए। यही हम आग्रह आपके माध्यम से करना चाहते हैं। डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा जो प्रश्न है वो इंटरनेट सुविधा से संबंधित है। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस है और वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है। तो नौसेना युद्धपोत ट्रॉफी के बारे में कुछ है विषय आपका? क्या नौसेना युद्धपोत ट्रॉफी? नहीं चेंज किया है सर। चेंज किया तो बताना चाहिए। चेंज किया प्लीज। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस है और वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है कि इन सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहक अपने अकाउंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे और मनी ट्रांसफर विद इन द पोस्ट ऑफिस हो या अदर बैंक्स में हो वो कर पाएंगे। भारत सरकार की योजना घोषणा जो है वो सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में सारे पोस्ट ऑफिस में मूलभूत सुविधा जैसे इंटरनेट का अभाव है और अगर है भी इंटरनेट तो स्पीड बहुत कम है। प्रतिदिन इसके कारण ग्राहक जिसमें किसान है, वरिष्ठ नागरिक है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको असुविधा होती है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और कार्य जो है ऑनलाइन होते हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता है। पूरे देश में पोस्ट ऑफिसेस की कनेक्टिविटी 2 सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाती है। प्राइमरी जो है वो BSNL MTNL और सेकेंडरी जो है CIFI। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 12/10/2020 के जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार पोस्ट ऑफिस इंटरनेट सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ BSNL MTNL के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 64,700 इंसिडेंट्स ऑफ लिंक फेलियर है 2021-22 में MTNL और BSNL के, और 15,134 जो है वो CIFI के है। BSNL MTNL का 4G इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह से संचालित नहीं हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव के कारण जो कार्य बाधित होते हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो वर्तमान गाइडलाइंस है उनमें संशोधन करके पोस्ट ऑफिस को ऑप्शन दिया जाना चाहिए। सर खत्म कराओ। ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से अन्य नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवा ले सके जो बेहतर कनेक्टिविटी दे सकते हैं और एक निर्धारित समय सीमा के सारे पोस्ट ऑफिस में 4G कनेक्टिविटी का प्रावधान दिया जाए, जिससे भविष्य में कोर बैंकिंग सोल्यूशन से इंटीग्रेट करने की घोषणा। Thank you, Chairman, sir. So I'm very happy Honorable Railway Minister is here. So I'm raising very important point regarding Silver Line. Yeah, over. Walkout is only 3-4 minutes. That is over. Sir, in Kerala, Rail Development Corporation joint venture organization
jointly established by Government of Kerala and Ministry of Railways, Government of India with 49% equity. Am I correct, Honourable Minister, sir? 49 equity of Indian Railway. I would ask the Ministry of Railways, Government of India, who hold 49 equity in the government, to withdraw and cancel its equity and take from Kerala Rail Development Corporation on absolute ethical grounds, as the Kerala Rail Development Corporation nothing but an instrument of political agenda, a vehicle of vendetta against people and violator of rights of people. The K-Rail Limited unethically uproots people from their homes and properties in the name of establishing Silver Line. Sir, Honourable Chairman, the Ministry of Railways must revoke and cancel any permissions sanctioned to K-Rail, including Railway Board letter number 2018 JV Cell General SPV policy for land acquisition in the principal approval IPA that was granted by the Government of India for taking up free investment activities, including payment of land acquisition, detailed project report, concession of boundary wall. Sir, very important point. Ministry is here. I want to reply from Minister, sir. Access road site office, temporary construction must be revoked. I demand that the Finance Ministry must revoke and cancel approval given by to Kerala government to obtain external or bilateral loan. Sir, in Kerala, in this issue, the BJP party is also agitating. In this issue, Kerala issue. Here, the Government of India, Ministry of Railways giving in principle approval. And also Ministry of Finance also given approval for discussion with the various international agencies for getting loan. One side you are agitating in your party, Honourable MOS V. Muralidharan also leading the agitation in Kerala. But here, what is your stand? Here you are giving all the... Sir, let me complete. Sir, here, Honourable Railway Minister is here. I am raising very important. It's a very burning issue. Issue is raised. Sir, we can't go to our conscience because the Kerala government is doing the Silver Line, Kerala Corporation is entering all the properties, all the houses. They are putting the stone. Sir. 1 minute, I am concluding, sir. Sir, Chairman, sir, please at least you have to sympathy with us. Sir, what I am saying is, I want to know from the government. One side, BJP is in Kerala, BJP party is agitating against this project. Against this project in Kerala. Here, our Honourable Chairperson, sir, thank you for giving me the opportunity for raising an important issue pertaining to railway. You are not concluding. Ministry in my Vijayanagara parliamentary constituency. Sir, I am not second. Sir, last sentence, you please. Sorry, I am a very disciplined member. Senior member also. Yes, I am a very disciplined member. Then. So I am a very disciplined member in this house. Okay, now please conclude. I am a disciplined member in the house. Whatever chair advice, I am always agree. But this issue, in my constituency also thousands of people thrown away for this project. That's why I am very sentimentally, emotionally, I am raising this issue. You must understand our feeling. Okay. So the Honourable Minister is here. Government should clarify that. Sir, Honourable Railway Minister is here. So I am asking Honourable Minister, through you, sir, whether this... Honourable Chairperson, sir, thank you for giving me the opportunity, raising an important issue pertaining Railway Minister in my Vijayanagara parliamentary constituency. Construction of limited height subway line at level crossing at unmanned level VS04 and Bobbili Salur line for free movement of people and vehicular traffic to YSR Jagananna Nagar and YSR Jagananna colonies in the area. If it is constructed, almost 17,000 economically weaker section people would get benefit. To those who are getting Pakka houses under the YSR Jagananna Nagar PMAY urban housing scheme and Jagananna colonies. I have already submitted a request to the DRM East Coast Railway, Voltaire Division, Visakhapatnam, with an estimate of Rs 5.73 crores on 23/11/21.
It seems to no action taken by the officers concerned in this regard. Hence, I would request the Honourable Minister for Railway through you, sir, kindly consider my proposal and see the sanction to be considered at the earliest. Thank you, sir. श्री प्रद्युत बारदोली जी। The Assam and Northeast became a part of British India very late. But when the Britishers came to Assam, they introduced the local time in Assam so that the people, that time the administration could utilize and optimize the efficiency and productivity in the industrial activities. So in the aftermath of independence, the IST has been imposed and we are back to square. Why I am telling you, sir, from the eastern fringe of the northeast, from eastern Arunachal Pradesh, a place called Jairampur and Vijayanagar, and from there to Jaisalmer and Gujarat, sir, there's a difference of about 30-degree longitude. That means that the time difference is almost 2 hours. Sir, when we have a single time zone, the people of Northeast are discriminated because we lose precious daytime hours and productivity. So it creates a lot of problem. And after independence, with the imposition of IST, Assam became a land of lahe lahe. That means Assam became very slow. That is why we want to optimize the productivity and efficiency. We should have different time zones. You will agree with me, sir? Different nations across the world have different time zones. Bigger nations, like USA has got 11 time zones, France has got 12 time zones. Sir, why can't we have a separate time zone for the Northeast to optimize and utilize our productivity of the people? That is my concern and that is my request to the Government of India. You just raising it again and again, and I support Nimbalkar ji, श्री राजेंद्र गावित जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 42 खलासी आदिवासी मछुआरे पिछले 3 महीने से लापता है। गुजरात में अधिक मजदूरी मिलने के कारण वो ओखा और पोरबंदर जो है गुजरात में, वो वहां से पालघर के तलासरी, डहाणू और पालघर विक्रमगढ़ तालुका के काफी आदिवासी युवक जो है मछली पकड़ने के लिए गुजरात जाते हैं। वो गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर पे अशिक्षित होने की वजह से वो गलती से पाकिस्तान सीमा के आगे जाने से पाकिस्तानी सीमा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक 347 भारतीय कैदी अभी भी लांदी जेल कराची में है, कुछ 2017 से जेल में है। जेल की अवधि पूरी होने के बावजूद भी भारतीय कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय कैदियों की उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की है, लेकिन भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय जो है उस समझौते के अनुसार उन्हें रिहा नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, जेल में बंद कम से कम 8 कैदी जो है सब मेरे मतदार संघ के हैं, जहां ये गुंडनपाड़ा तलासरी से मेरा पालघर निर्वाचन क्षेत्र है। जानकारी के अनुसार सर, ये भारत के कुल 608 कैदी जो है अभी भी पाक के जेल में है और इनमें से 347 कैदी अपने जेल की सजा पूरी कर चुके हैं। सर, ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था 6 नवंबर को। वहां पे श्रीधर चमरे जो है पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने ओखा और पोरबंदर के पास उसको गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी। मेरे यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो 42 आदिवासी जो खलासी जो है मछुआरे, उनके बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करे और शीघ्र गति से श्री आर.के. सिंह पटेल जी और लापता आदिवासी युवकों को उसको न्याय श्री आर.के. सिंह पटेल जी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत उस क्षेत्र के गरीब तबके के जो मरीज हैं उनको सुविधाएं देने के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 200 शैय्या का हॉस्पिटल, मातृ शिशु चिकित्सालय बनाया गया है और निर्मित हो गया है माननीय सभापति महोदय खोहग्राम में, जिसको कोरोना कार्यकाल के दौरान कोरोना सेंटर के रूप में भी बनाया गया और उसमें कोरोना के मरीज भर्ती किए गए। किंतु कोरोना खत्म होने के बाद उस अस्पताल का उपयोग अब इस समय नहीं हो पा रहा है। महोदय, जिला चिकित्सालय चित्रकूट में डिलीवरी वार्ड में भीड़ भाड़ बनी रहती है
तथा जगह का अभाव रहता है। गर्भवती महिलाओं को बेड की कमी होने के कारण जमीन पर लिटा करके ही उनकी दवा इलाज की जाती है तथा इसी प्रकार जनपद बांदा में भी 300 शैय्या का उच्चीकृत मंडलीय चिकित्सालय का निर्माण कराया जा चुका है, किंतु मशीनरी और स्टाफ की कमी के कारण वहां पर स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है और मशीनरी उपकरण नहीं अभी तक वहां पर दिए गए हैं, जिसके कारण ये दोनों अस्पताल बांदा का और चित्रकूट का अभी चालू नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में और बांदा में दोनों मातृ शिशु चिकित्सालय जो निर्मित हो चुके हैं, एक 300 शैय्या का, एक 200 शैय्या का, उनमें स्टाफ की भर्ती करके उनको तत्काल चालू कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है। श्री ओम पमराजे निंबाळकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देशातील EPS 95 पेन्शनधारकाची व्यथा आज मी शून्य प्रहाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून देतोय। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 70 लाख EPS 95 चे पेन्शनधारक आहेत। जवळपास त्यांच्या सेवा काळामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातनं 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये इतकी रक्कम त्या ठिकाणी कपात होते। अध्यक्ष महोदय, पण ज्यावेळेस ते सेवानिवृत्त होतात आणि सेवानिवृत्त झाल्याच्या नंतर त्यांना पेन्शन देण्याची वेळ येते त्यावेळेस मात्र केवळ 500 रुपये ते 2500 रुपयापर्यंतच त्या ठिकाणी त्यांना पेन्शन दिली जाते। मला वाटतंय आजच्या महागाईच्या जमान्यामध्ये ज्या महागाई ज्या गतीनं वाढलेली आहे त्याच्यामध्ये 500 रुपयामध्ये ते 2500 रुपयामध्ये त्या माणसानं कसं त्याचं जीवन व्यतीत करायचं, मला वाटतं ह्याचा विचार सरकारनं करणं गरजेचं आहे। आणि याच्याच बाबतीत कोश्यारी समिती त्या ठिकाणी स्थापन केली होती। कोश्यारी समितीनं 8 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी शिफारस केली की 7500 रुपये आणि महागाई भत्ता दरमहा त्यांना देण्यात यावा, पण अध्यक्ष महोदय अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली नाही। एवढंच नाही, सुप्रीम कोर्टानं 4/10/2016 रोजी त्या ठिकाणी आदेश दिला, त्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली गेली नाही। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी कळकळीची विनंती आहे की EPS 95 चे पेन्शनधारक कित्येक दिवसापासून आंदोलन करतायत, कित्येक वर्षापासून आंदोलन करतायत, त्यांची व्यथा समजून घेऊन त्या ठिकाणी त्यांची जी न्याय मागणी आहे 7500 रुपये दरमहा पेन्शनची त्या ठिकाणी मान्य करावी आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम सरकारनं करावं, ही कळकळीची विनंती आहे। सेंड द स्लिप। ओके बारने जी। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात मैं मराठी में रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून गेली अनेक वर्ष केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहे। आजपर्यंत केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष केले आहे। प्राचीन परंपरा असलेली मराठी भाषा, अनेक बोली भाषा असलेली मराठी भाषेचा 2220 वर्षापूर्वीचा शिलान्यास देखील आहे। ज्ञानेश्वरीत मराठीचा उल्लेख अतिशय सुंदर केला आहे। माझा मराठीचा बोलू कौतुके, परी अमृतात तेही पैजा जिंके, ऐशी अक्षरा रसिका मिळविल। हजारो वर्षापूर्वीची परंपरा राहिलेली मराठी भाषा, मराठी वाङ्मय साहित्य यांचे लेखन संत ज्ञानेश्वरांच्या पासून संत तुकाराम, वि.स. खांडेकर, विदा करंदीकर, पु ल देशपांडे, भालचंद्र नेमाडे, मंगेश पाडगावकर याबरोबर अनेक साहित्यिकांनी मराठी भाषेत साहित्य लिहिले आहे। महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाला मराठी भाषेचा अभिमान आहे। लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, बोलतो मराठी ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी मानतो मराठी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याकडून केंद्र सरकारकडे विनंती राहील, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा व लवकरात लवकर मान्यता मिळावी अशी विनंती करतो। धन्यवाद। सुनील दत्तात्रय तटकरे जी। Very much. At the outset, let me congratulate your department for whopping increase in the budgetary allocation under PMJSY scheme for the year 22-23. As you are aware that the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched by the Government of India to provide connectivity to unconnected inhabitants
as a part of the poverty reduction strategy. As a budgetary allocation under the said scheme is raised by 36% to the 19,000 crores, I would like to apprise you that since past 3 years, Maharashtra as a state is being neglected. This has been no construction of new road under PMJSY. This pains to my heart. I would like to request you to kindly intervene and issue the fresh directives to the department so as to consider the list of the proposals sent by the government of the Maharashtra under PMJSY third phase. The proposal along with the DPR is sent to the central government. In the Rural Development Department, last 6 months it is being pending. I would request through you, sir, it should be sanctioned immediately without any further delay, and the injustice made to the Maharashtra and especially in my Raigad parliamentary constituency, it should be done as early as possible. Thank you very much. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आंगनवाड़ी में काम करने वाली कुछ बहनें हैं जो सेवा भाव से काम करती है, उनकी एक समस्या के बारे में भारत सरकार की संस्कृति में महिलाओं के प्रति भारतवासियों का इमोशनल झुकाव भी रहता है। हमने भारत की भूभाग को भी मां माना है तथा हमारे यहाँ देवी शक्ति रूप में देवताओं से पूर्व महिला शक्ति को सर्वोपरि माना है। नवरात्रों के इस पर्व के वक्त भी हम शक्ति दायिनी मां भगवती को ही मानते हैं कि जो ऐसे अधर्मी लोगों का विनाश करती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद पीड़ित बनकर, विक्टिम बनकर रेडियो टेलीविजन अपने झूठे कुकर्मों को ढकने का प्रयास करता है तथा लोकतंत्र में भारत तेरे टुकड़े होंगे के समर्थन में कहता है आदमी की फंडामेंटल राइट्स है उसका वो कि वो अपनी बातें रख सके। वो कहता है शाहीन बाग, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर सड़क रोकने वाले लोग उनको भोजन परोसा जा रहा था और कह रहा था ये उनका राइट है, अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के कसीदे पढ़ने वाला वो मुख्यमंत्री परजीवी द्वारा दिल्ली में लगभग 10,000 आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकलवाया जा रहा है कि उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी कुछ जायज मांगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर धरना दे दिया था। जो बहनें मामूली से मेहनताने पर गरीब परिवारों की, गर्भवती बहनों के स्वस्थ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक मिनट सर, कुपोषण जैसी बीमारी से बचाने के उपायों के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती हैं, अपना पूरा संपूर्ण जीवन सेवा में लगाती हैं। आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली सरकार से वो जो 1000 कुछ बहनों को सस्पेंड किया गया है केवल अपनी बात रखने के लिए उनके घर धरने पर बैठी थी, उनके साथ न्याय किया जाए। आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ गेट लगे ने। किसान नूं 4-5 घंटे समा मिलता खेती करन दा। सरकार ने उन्होंने 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति साल मुआवजा मुकर्रर किया है, जिहड़ा कि समय सिर नहीं मिलता। जो मैं 2017 चुन के आया सी स्पीकर साहब, उदों भी 12 तो लैके 17 तक मुआवजा नहीं सी मिलिया, पर बार बार बेनती करन ते मंत्राले ने मुआवजा 12 तो लैके 17 तक दिता, पर हुण फिर बकाया 12 तो 17 तो लैके 22 तक तकरीब 5 किस्तां जिहड़ियां ने वो बकाया ने, जिन्हां चों एक किस्त गई है और ये 4 किस्तां बकाया रहिंदियां ने। अमृतसर जिले दे नाल तहसील अजनाला, लोपोके और अटारी दी 3801 एकड़ 1 कनाल 19 मरले जमीन जिहड़ी आ तार तो पार है, उहदा मुआवजा तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख 12,438 रुपये बनता है एक किस्त का। 5 किस्तां बकाया नहीं। वो किसान जिहड़ा जदों भारत पाकिस्तान नाल युद्ध लगे जां युद्ध का माहौल बने, हमेशा ही मोढियां ते ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਹੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ किसान का मुआवजा किसानों को दिता जाए और जी देरी होंगी है ये देरी ना हो, क्योंकि किसान ने
थोड़े पैसे ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ श्री प्रताप राव यादव जी नहीं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार द्वारा अरहर दाल के आयात को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके कारण अरहर दाल और तुअर के दामों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी फसल की लागत भी निकालना मुश्किल हो रही है। अंततः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अरहर दाल के आयात पर तत्काल जून महीने तक रोक लगाई जाए, ताकि किसानों की निकाली हुई तुअर की फसल बाजार में बिक सके और अरहर दाल को उचित दाम मिल सके। अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता अनुसार अरहर दाल का आयात किया जाए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस संबंध में अवश्य निर्देश देते हुए किसानों के हित में कार्रवाई करेंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। Person, sir, for allowing me to speak in this 0 hour about a very important topic, disaster management assessment. Honorable Chairperson, sir, I would like to bring to the notice of this House how primitive our procedure for the assessment of a disaster situation. Firstly, the time taken to constitute a disaster assessment team and to deploy it to a site after a disaster has struck is lengthy, often taking several weeks after a disaster has struck. Additionally, it takes even more time for the team to be constituted and a plan to be developed and the logistics arranged for these teams to assess the site after a disaster after it has struck. Honorable Chairperson, sir, the methods of assessment are also primitive and done manually as opposed to being mechanized and digitized. After a few weeks have passed from the commencement of a natural disaster, important information regarding the intensity of the disaster is lost and the severity is underplayed due to the ineffective assessment modules, and therefore the requisite assistance is not provided. And therefore, Honorable Chairperson, sir, particularly for coastal states like my own, natural disasters such as floods and cyclones are a yearly occurrence due to our geography. Through your Chairperson, sir, I request the Ministry of Home Affairs to improve our disaster assessment mechanism so that states are supported in the correct manner during their time of need. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। एक विषय को लेकर मैं पिछले 5 साल से सदन में उठा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुंबई शहर में बीडीडी चाल की कॉम्प्लेक्सेस है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है, वर्ली, नायगांव, नामाजोशी मार्ग, शिवड़ी। अब ये 3 जो कॉम्प्लेक्स है वो राज्य की सरकार के जमीन पर है। राज्य की सरकार ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया। ये बीडीडी चाल जो पुरानी है, 100 साल पुरानी, गिरने को आई है, उसका पुनर्विकास करने का राज्य की सरकार ने एक कानून बनाया। अब उसमें उनको 650 स्क्वायर फुट की जगह फ्री में मिलने वाली है। अब एक शिवड़ी में बीडीडी चाल का कॉम्प्लेक्स है, वो है मुंबई पोर्टर्स के लैंड पर। अब उसके लिए आज तक केंद्र सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है और उसकी वजह से ये इन तीनों का काम शुरू हुआ, इसका काम ही नहीं शुरू हो रहा है। 680 लोग वहां रहते हैं, 80 परिवार वहां रहते हैं। वही जमीनें, उसमें खाली जमीन पड़ेगी, वो तो बीपीडी को और भी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना राज्य की सरकार कदम नहीं उठा पा रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को प्रार्थना करता हूं कि भैया बहुत देर हुई, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी दुरुस्त हो जाओ और जल्दी से जल्दी उसकी अनुमति प्रदान करे, ताकि उस बिल्डिंगों का भी पुनर्वसन सरकार, हमारी पुनर्विकास राज्य की सरकार जो कर रही है उसको समर्थन मिले। धन्यवाद। सभापति महोदय, एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि आइटम नंबर 17 पे जो बिल लगा हुआ है, हम अनुरोध करते हैं आपसे कि जो आइटम नंबर 18 में यूक्रेन की चर्चा है उसकी पहले रिप्लाई हो जाए, बिल बाद में ले ले जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आइटम नंबर 18 उसको लेते हैं, चर्चा का जवाब माननीय मंत्री जी थोड़ा बाद में कर लेंगे, प्लीज बैठिए तो रिप्लाई बाद में कर लेंगे बाद में। ठीक, यस, थैंक यू।